साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर 680 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो के अंदर। और जाते जाते आपसे उस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत जो युद्ध है उसका पूरा वर्णन है वो धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था। तो किसको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जिन्होंने हस्तिनापुर बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध के जो पूरी घटना है वो धृतराष्ट्र को सुनाई थी। तो उसका नाम पूछा था आपसे, तो उसका नाम है संजय, जिनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि अगर गणराज्य है उसकी राजधानी कौन सी थी। अगर गणराज्य की राजधानी पूछी है, थानेसर, करनाल, अग्रोहा या फिर कुरुक्षेत्र, तो कौन सी थी? अग्रोहा थी। अगर जो गणराज्य है उसकी राजधानी थी अग्रोहा। तो अगर गणराज्य एक प्राचीन गणराज्य था, इसकी राजधानी थी अग्रोहा। और वर्तमान में जो अग्रोहा है वो हिसार जिले के अंदर स्थित है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों और मूर्तियों ने इसकी पुष्टि की है कि अगर जो गणराज्य है उसकी राजधानी अग्रोहा थी। तो अग्रोहा ऐतिहासिक नगर था जो अगर गणराज्य उसकी राजधानी भी रहा, और यह व्यापार और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी क्या थी। तो इनमें से कौन सी थी महाराजा अग्रसेन की राजधानी? दिल्ली, रोहतक, अग्रोहा, पानीपत। तो कौन सी थी दोस्तों? अग्रोहा थी। अग्रसेन, महाराज अग्रसेन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है अग्रोहा। उन्हीं के नाम से ही इस नगर का नाम भी पड़ा है। और जो अग्रोहा है उसके अंदर जितने मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है उनका नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पे है। ये जो सिरसा तक पूरा जो क्षेत्र है ये इनका फैला हुआ था। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ कि महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को राजधानी बनाया। उन्होंने शाकाहार और अहिंसा को बढ़ावा दिया था। तो अग्रसेन जो है वो उन्हें अग्रवाल जो समाज है उनका संस्थापक माना जाता है। अग्रोहा को व्यापारिक नगरी के रूप में उन्होंने विकसित किया था। तो महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाया और वहां से जन कल्याणकारी नीतियां है वो चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्रोहा है उसका प्राचीन नाम क्या था। अग्रवन, अग्रपुरी, अग्रोदक, अग्र विष्णुपुर। तो अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था इनमें से? अग्रोदक। अग्रोदक है वो अग्रोहा का पुराना नाम था। फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ। तो अग्रोदक नाम है वो कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर, जिसका अर्थ क्या होता है? जल युक्त भूमि, जहां जल है, भरपूर मात्रा में जल है। यह स्थान कहाँ है? हिसार जिले के अंदर है। और इस नाम का जो उल्लेख है वो महावंश आदि ग्रंथों में भी है। बौद्ध ग्रंथों में है महावंश। अग्रोहा का प्राचीन नाम था अग्रोदक, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रोहा से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? चांदी के, पंचमारक, स्वर्ण मुद्राएं या फिर मिश्रित धातु के। तो कौन से मिले हैं अग्रोहा से? पंचमारक सिक्के मिले हैं। पंचमारक की जिन पे मोहर लगी हो, ठप्पा लगा हो, वो सिक्के अग्रोहा से मिले हैं अपने को। पंचमारक सिक्कों पर 5 प्रतीक चिन्ह होते थे। सिक्के किस किस चीज के? लोहे या चांदी के होते थे। अग्रोहा है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमेशा से। और मौर्यकालीन जो मुद्रा प्रणाली है उसके ये हिस्से थे किसके? जो पंचमारक सिक्के थे वो। पंचमारक सिक्के उस समय की मुद्रा प्रणाली और व्यापारिक समृद्धि को दर्शाते हैं जो अग्रोहा में प्रचलित थी। आगे देखते हैं कि अगर गणराज्य की टकसाल है वो कहाँ से मिलती है। पिहोवा और कुरुक्षेत्र, अग्रोहा और बरवाला, सोनीपत और पानीपत, नलवा और हिसार। तो कहाँ से मिलती है ये टकसाल? है ये अग्रोहा और बरवाला से मिलती है अगर गणराज्य की। तो अग्रोहा और बरवाला में खुदाई से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सिक्के और धातु डाले जाने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट क्या होता है कि जो मुद्रा निर्माण है वो यहीं होता था। इससे आर्थिक स्वतंत्रता का पता चलता है, यानी वो खुद ही मुद्रा निर्माण किया करते थे। अग्रोहा और बरवाला में प्राप्त टकसाल के अवशेष बताते हैं कि अगर गणराज्य का अपना मुद्रा निर्माण तंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने किया था। किसने अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था? मोहम्मद गौरी, बाबर, महमूद गजनवी, तैमूर। तो मंदिरों पर आक्रमण किसने किया था इनमें से? अग्रोहा के मंदिरों पर तो वो थे मोहम्मद गजनवी। महमूद जो गजनवी थे
उन्होंने अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम है वो किया था। उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया और अग्रोहा के जो मंदिर थे वो भी उस आक्रमण का शिकार बने थे। उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था और ये आक्रमण है वो 11वीं शताब्दी के अंदर हुए थे। तो महमूद गजनवी के हमलों ने अग्रोहा जैसे समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट किया था। आगे देखते हैं कि अग्रोहा में किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। विष्णु, कार्तिकेय, सूर्यदेव या फिर गणेश। तो किसकी मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है अग्रोहा से, ये पूछा है। तो सूर्यदेव की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है अग्रोहा से। फैक्ट देख लेते हैं इसके कि अग्रोहा से खुदाई में मिली है सूर्यदेव की मूर्ति और यह जो मूर्ति है वो सुंदर नक्काशी वाली थी। इससे सूर्य पूजा की परंपरा सिद्ध होती है। पुराने समय में सूर्य पूजा भी की जाती थी। यह मूर्ति है वो गुप्त काल की बताई जाती है। अग्रोहा से सूर्यदेव की मूर्ति प्राप्त होना दर्शाता है कि वहां सूर्य पूजा की परंपरा है वो थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अग्रोहा से प्राप्त सूर्य मूर्ति किस काल की मानी जाती है। अभी ऊपर अपने पढ़ के ही आए हैं, किस काल की मानी जाती है वो? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या फिर मुगल काल। तो मूर्ति है वो गुप्त काल की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गुप्त काल की है वो मूर्ति। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा था, को भारत का स्वर्णिम युग जो है वो भी माना जाता है। इस काल में सूर्य पूजा का व्यापक प्रचलन था और मूर्ति कला है वो अत्यंत विकसित थी। अग्रोहा से प्राप्त मूर्तियां हैं वो भी इसी काल की है, 4वीं से 6वीं शताब्दी गुप्त काल। गुप्त काल की मूर्तियां हैं वो कलात्मकता और धार्मिक परंपराओं का सुंदर उदाहरण है, जैसे क्या है अग्रोहा की सूर्य मूर्ति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने कि महाराजा अग्रसेन का संबंध है वो किस जाति से था। तो किससे माना जाता है उन्हें? पढ़ के आए हैं ऊपर अपने, राजपूत, ब्राह्मण, यादव या अग्रवाल। तो महाराजा अग्रसेन का संबंध है वो अग्रवाल जाति से माना जाता है कि वो अग्रवाल जाति के संस्थापक थे। कौन? महाराजा अग्रसेन, जिनकी राजधानी क्या थी? अग्रोहा। तो अग्रवाल समाज के संस्थापक और व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया, हिंसा और समानता का समर्थन किया। अग्रोहा में सामाजिक समानता आधारित उन्होंने शासन भी चलाया था। तो ये जो अग्रवाल समाज है उनके पूर्वज थे और अग्रोहा में समृद्ध समाज की इन्होंने नींव रखी थी। अग्रोहा से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? पत्थर पर है वो 7 जो स्वर है वो अंकित, तांबे की पट्टिका पर है, मंदिर की दीवार पर है या फिर ईंट पर है। तो कहाँ है वो? तो वो मिलते हैं अपने को ईंट पर। ईंट पर उन 7 स्वरों का उल्लेख है वो मिलता है। एक प्राचीन ईंट पर 7 स्वरों सा, रे और गा, मा, पा, दा और नी, ये जो 7 स्वर हैं इनका वर्णन है अपने को मिलता है। यह भारतीय संगीत के प्राचीनता है वो दर्शाता है और यह ईंट अग्रोहा से खुदाई के अंदर प्राप्त अपने को हुई है। इससे सिद्ध क्या होता है कि संगीत का ज्ञान तब उस समय के लोगों के अंदर था। तो अग्रोहा से प्राप्त ईंट पर संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि अगर जो गणराज्य है वो अपनी शक्तिशाली अवस्था में किस विदेशी आक्रमण के समय था। यानी जब उन्होंने आक्रमण किया, विदेशी आक्रमण हुआ, तब वो बेहद ही शक्तिशाली क्षेत्र था अग्रोहा, अग्र गणराज्य था वो। तो वो किस विदेशी आक्रमणकारी के समय था ये पूछा है। गजनवी, सिकंदर, ईरानी या फिर शक। तो किसके समय था ये? सिकंदर, सिकंदर के समय। फैक्ट देख लेते हैं इसके थोड़े कि सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में और उस समय अगर गणराज्य वो एक समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था। और यूनानी ग्रंथों में इसका वर्णन क्या है? वो अगलशोई नाम से भी मिलता है। सिकंदर ने पंजाब और पश्चिम भारत के कई गणराज्यों से युद्ध किया था। पोर्स और सिकंदर का युद्ध तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ना, जानते हो, पोरस और सिकंदर का युद्ध। तो सिकंदर के समय अगर गणराज्य एक शक्तिशाली राज्य था जो उसकी सैन्य नीति में भी दर्ज हुआ। बौद्ध ग्रंथ है महामातुरी में अग्रोहा को किस नाम से जाना गया है? तो महामातुरी है, उसमें अग्रोहा का नाम क्या है? वो क्या है? अग्रभूमि है, अग्रनगर है, अग्रोदक है या अग्रपीठ है। तो क्या नाम मिलता है उनका? अग्रोदक। अग्रोदक नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में अग्रोहा का। बौद्ध ग्रंथों और जैन लेखों दोनों में अग्रोदक नाम मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जलयुक्त भूमि। और यह नाम ऐतिहासिक रूप से अग्रोहा का प्रमाण है।
इससे क्या है, इसके धार्मिक महत्व का भी अपने को पता चलता है। तो महामातुरी जैसे बौद्ध ग्रंथों में अग्रवा का प्राचीन नाम है अग्रोदक मिलना इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। यूनानियों ने अगर गणराज्य है उसको क्या कहा था? यूनानी जो आए थे उन्होंने किस नाम से संबोधित किया था अग्रोहा को? अग्रालिया, अग्रोमेस, अगलसोई या फिर अग्रोहाई? तो क्या नाम उन्होंने लिया था? अगलसोई। अगलसोई नाम से अगर गणराज्य को उन्होंने पुकारा था। तो यूनानी इतिहासकारों ने अगर गणराज्य को अगलसोई नाम से उल्लेखित किया और यह क्या है, सिकंदर के इतिहासकारों के लेखन में आया है। इससे अगर गणराज्य की अंतरराष्ट्रीय पहचान भी सिद्ध होती है। यूनानी नाम है वो भारतीय नामों का लिप्यांतरण जो होता था, यानी उन्हीं से ही मिला जुला नाम होता था। तो अगलसोई है वो नाम यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है जो अगर गणराज्य की ऐतिहासिक उपस्थिति को दर्शाता है। कुणिदों का सबसे शक्तिशाली शासक है वो कौन सा था इनमें से? अमोघ बुद्धि, खसराज, वरुण सेन या फिर राजदेव? तो कौन थे कुणिदों का सबसे शक्तिशाली शासक? अमोघ बुद्धि। अमोघ बुद्धि थे वो कुणिदों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अमोघ बुद्धि कुणिद गणराज्य का शक्तिशाली शासक था। इसके नाम वाले सिक्के हैं वो नारायणगढ़ और बुढ़िया से प्राप्त अपने को हुए हैं। इसका उल्लेख क्या है? पाणिनि और टोलमी ने भी किया है। वह खासाधिपति भी कहलाता था। तो अपने खसाधिपति वह किसे कहा जाता था? अमोघ बुद्धि को। उल्लेख किसने किया है? पाणिनि और टोलमी ने। सिक्के कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़ और बुढ़िया से। तो अमोघ बुद्धि जो है वो कुणिदों का प्रमुख शासक था जिसके नाम पर मिले सिक्के उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं कि कुणिद गणराज्य है वो हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने कि झज्जर और रोहतक, अंबाला और यमुनानगर, फतेहाबाद और सिरसा, कुरुक्षेत्र और करनाल। तो कुणिद गणराज्य का पूछा है कि कहां तक फैला हुआ था वो, तो है अंबाला और यमुनानगर तक फैला हुआ था कुणिद गणराज्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा। फैक्ट देख लेते हैं इसे रिलेटेड कि कुणिद गणराज्य है वो उत्तर पूर्वी हरियाणा में स्थित था। इसकी राजधानी नारायणगढ़ को मानी जाती है और यह जो क्षेत्र है वो खस जातियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ से कई ताम्रपत्र और सिक्के भी अपने को मिले हैं। तो अंबाला और यमुनानगर का क्षेत्र है वो प्राचीन काल में कुणिद गणराज्य का भाग था जो खस समुदाय द्वारा शासित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुणिद शासकों को क्या कहा जाता था? जनपदपति, महाप्रतिहार, खसाधिपति या फिर सेनापति? तो किस नाम से इनको जाना जाता था? खसाधिपति। कुणिद शासकों को खसाधिपति। और किसको कहा गया है? अमोघ बुद्धि को। अमोघ बुद्धि जो शासक थे कुणिदों के उनको कहा गया है। फैक्ट देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? खसों का अधिपति। कुणिद शासक है वो खस जाति से संबंधित थे और ये पदवी है पाणिनि की अष्टदाई में उनको दी गई है, मिलती है। तो इससे उनके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का भी अपने को पता लगता है। तो कुणिद शासकों को खसाधिपति कहा जाता था जो उनके जातीय और राजनीतिक नेतृत्व को भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि कुणिद शासकों ने किस धातु के सिक्के हैं वो ज्यादा चलवाए थे? देखो कई धातुओं के चलाए होंगे लेकिन सर्वाधिक किसके चलाए ये पूछा अपने से कि सोने के, चांदी और कांसे के, तांबे के या फिर शीशे के। तो किसने किसके चलाए थे? चांदी और कांसे के जो सिक्के हैं वो सबसे अधिक मात्रा में कुणिद शासकों ने चलवाए थे। कुणिद काल में अर्थव्यवस्था है वो सिक्कों पर आधारित थी और चांदी और कांसे के जो सिक्के हैं वो व्यापक प्रचलन में उसमें थे। तो नारायणगढ़ और करनाल जो क्षेत्र है वहां से ये सिक्के अपने को प्राप्त हुए हैं। इन पर देवी और मृग के चित्र अंकित होते थे। ये सारी चीजें आपको याद करनी है कि सिक्के पूछे कहाँ से मिले कुणिद काल के, तो नारायणगढ़ और करनाल से। इन पर किसके चित्र अंकित थे? तो देवी और मृग के। चलिए अगला क्वेश्चन हमने देख लेते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुणिदों को किस नाम से संबोधित किया गया है? कुलुत, कुलुन, कुलिन या फिर कुरूप? तो क्या नाम है उसके अंदर पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर कुणिदों का? तो कुलुन। कुलुन नाम मिलता है, ये ध्यान रखना है। कुलुन बी आंसर है, इसका सही उत्तर है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुणिदों का उल्लेख है वो कुलुन नाम से किया और यह जो है वो संस्कृत साहित्य में प्राचीन जनजातियों का दस्तावेज है। कुलुन शब्द जो है उससे कुणिद जाति की पुष्टि भी अपने को होती है। पाणिनि का काल क्या रहा है? 5वीं से 6वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। तो कुलुन शब्द कुणिद जाति की ऐतिहासिकता का प्रमाण मिलता है जैसा कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के अंदर लिखा है। तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता वो कौन हुए? पाणिनि। कुणिद कालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं? कहां से मिले?
पढ़ गए हैं ना ऊपर, कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़, बुढ़िया, करनाल, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, झज्जर, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद। तो कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़, बुढ़िया और करनाल से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इन क्षेत्रों में खुदाई के अंदर ये सिक्के अपने को मिले हैं। सिक्कों पर किसके चित्र है? देवी और मृग के। अमोघ बुद्धि नाम भी उन सिक्कों पर अंकित मिला है अपने को। इससे इन स्थानों की ऐतिहासिक महत्व है वो सिद्ध होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुणिद कालीन जो सिक्के हैं उन पर किसके चित्र अंकित है? क्वेश्चन आ भी गया। राम और कृष्ण, देवी और मृग, सूर्य और चंद्र, अशोक चक्र और शंख। तो किसके मिलते हैं वो? देवी और मृग। देवी और मृग के चित्र है वो कुणिद कालीन सिक्कों पर मिलते हैं। देवी की मूर्ति और मृग का चित्र धार्मिक प्रतीकों का सूचक है। इससे उनके धार्मिक विश्वासों का संकेत मिलता है। यह उनकी कला और संस्कृति का भी उदाहरण है। सिक्कों की खुदाई से उनकी मुद्रा प्रणाली का पता चलता है। और कुणिदों के जो सिक्के हैं उन पर देवी और मृग के चित्र हैं वो उनकी धार्मिक आस्था और कलात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। हरियाणा से जो प्राप्त हुए कुणिद गणराज्य के सिक्के उन पर किस राजा का उल्लेख आपको मिलता है? ये भी फैक्ट के अंदर पीछे पड़ गए थे। विक्रमादित्य, अमोघ बुद्धि, अशोक, खसाधिपति। तो नारायणगढ़, बुढ़िया और करनाल से जो सिक्के मिले हैं उन पर कुछ सिक्कों पर क्या है? अमोघ बुद्धि का नाम भी अंकित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अमोघ बुद्धि कुणिद गणराज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके नाम के सिक्के नारायणगढ़, बुढ़िया और करनाल से मिले हैं। सिक्कों पर देवी और मृग के चित्र अंकित है। सिक्के हैं वो चांदी और कांसे के हैं। हरियाणा से प्राप्त कुणिद गणराज्य के सिक्कों पर अमोघ बुद्धि नाम है वो मिलता है खुदा हुआ, जिससे उनके शासन की पुष्टि होती है। आगे देखते हैं कि कुणिद गणराज्य का विवरण है वो किन किन प्राचीन विद्वानों द्वारा मिलता है। तो कुणिद गणराज्य का किस किसने जिक्र किया है ये पूछा है। चाणक्य, कालिदास, अश्वघोष, टोलमी, बाणभट्ट, कौटिल्य, पाणिनि, टोलमी, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, हर्षवर्धन और मल्लिनाथ। तो पाणिनि तो थे, अष्टाध्यायी के अंदर टोलमी भी थे तो और वराहमिहिर भी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये तीनों ही थे, पाणिनि, टोलमी और वराहमिहिर। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुणिदों को कुलीन कहा गया है। टोलमी ने कुणिद क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन किया है और वराहमिहिर ने ज्योतिष जो ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है। इनके जो सिक्के हैं वो इस चीज के ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। तो कुणिदों का ऐतिहासिक विवरण संस्कृत, यूनानी और खगोल शास्त्रीय ग्रंथों के अंदर मिलता है जो उनकी महत्ता को दर्शाता भी है। आगे देखते हैं कि कुणिदों के अधीन कौन से जनजातीय शासक है वो माने जाते थे? शक, नाग, खस या फिर यक्ष। तो कौन से माने जाते थे? खस। क्या कहा जाता था उनको? खसाधिपति। खसाधिपति भी कहते थे ना उनके शासकों को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एक पहाड़ी जनजाति मानी जाती है। कुणिदों के अधीन खसाधिपति शासक कहे जाते थे। यह एक स्वतंत्र परंतु अधीनस्थ सत्ता थी। खस्सों के नाम है वो पौराणिक जो ग्रंथ है उसके अंदर भी मिलते हैं। हरियाणा में नारायणगढ़ को किसका मूल स्थान माना जाता है? यादव, चौहान, तोमर या फिर गुर्जर। तो नारायणगढ़ किसका माना जाता है? चौहान। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है हरियाणा के नारायणगढ़ को। बी इसका सही उत्तर होगा। क्या मिले यहाँ से? कुणिदकालीन सिक्के भी और चौहान वंश का प्रभाव पश्चिमी भारत के अंदर रहा है। ऐतिहासिक प्रमाण है वो इसकी पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित था? अर्जुनायन, करनाल, झज्जर, महेंद्रगढ़ या फिर हिसार। तो कहां था ये? महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर स्थित था। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में था। केंद्र कौन सा था? महेंद्रगढ़ क्षेत्र। गणराज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक यह सक्रिय रहा और सिक्कों पर वैष्णव प्रतीक है वो मिलते हैं। तो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित अर्जुनायन गणराज्य एक स्वतंत्र गणराज्य था जिसके प्रमाण सिक्कों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुनायन गणराज्य का उल्लेख पाणिनि की किस पुस्तक में मिलता है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति। तो किस पुस्तक के अंदर मिलता है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी, जिसके अंदर अर्जुनायन गणराज्य का उल्लेख भी मिलता है। अर्जुन अपने पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें अर्जुनायनों का उल्लेख एक गणराज्य के रूप में है। यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है।
यह ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे को दर्शाता है। अर्जुनयन गणराज्य का प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है, जो तत्कालीन गणराज्यीय परंपरा को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुनयन गणराज्य के सिक्कों पर द्वि शब्द है, वो किसके साथ विलय का संकेत देता था? संकेत देता है तो द्वि जो प्रतीक है उसका पूछा है। कुषाण, मौर्य, योद्धे, शक। तो अर्जुनयन गणराज्य के सिक्कों पर द्वि शब्द है, वो योद्धे जो थे उनके साथ विलय का संकेत देता है। द्वि शब्द योद्धियों के साथ मिलन का संकेत है। यह द्वैध शासन या गठबंधन का प्रतीक था। सिक्कों पर यह अंकन ऐतिहासिक मिलन को दर्शाता है। ये सिक्के हैं वो राजस्थान व हरियाणा क्षेत्र के अंदर मिले हैं। द्वि अंकन से पता चलता है कि अर्जुनयन और योद्धे एक समय पर राजनीतिक सहयोग के अंदर रहे थे, उनका गठबंधन रहा था। अर्जुनयन गणराज्य के सिक्कों पर त्रि शब्द भी मिलता है, वो किसके विलय का प्रतीक है? कुषाण शक, योद्धे कुणिद, नाग शक, मौर्य और शाका। तो किसका प्रतीक है ये? तो योद्धे तो थे ही थे और साथ में कुणिद भी आ गए। इन तीनों के गठबंधन का है योद्धे कुणिद। तो त्रि अर्थात क्या है? तीन शक्तियों का गठबंधन। योद्धे कुणिद और अर्जुनयन तीनों का विलय या संधि थी। ऐसे सिक्के क्षेत्रीय राजनीतिक एकता को दर्शाते हैं। यह शक्ति संतुलन के लिए किया गया गठबंधन है, वो माना जाता है। अग्रवाल समाज की स्थापना किसने की थी? महाराजा हर्षवर्धन, राजा बलराम, महाराजा अग्रसेन या फिर राजा नल। किसने की थी? महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज के संस्थापक है वो माना जाता है। अगर गणराज्य के ये शासक थे, अहिंसा, समानता और व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया। अग्रवाल समाज के अंदर 18 गोत्र और उनके 18 पुत्रों से माने जाते हैं 18 गोत्र। अग्रवाल समाज भारत में व्यापारिक वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय व समरसता है उसको बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों को किसने हराया था? मौर्य, यादव, कुणिद, अर्जुनयन, योद्धे या फिर शक। तो किन्होंने हराया था? कुणिद, अर्जुनयन और योद्धियों ने। इन तीनों ने कुषाणों को हराया था। इन गणराज्यों ने मिलकर कुषाणों की शक्ति को चुनौती दी थी। योद्धे गणराज्य सैन्य शक्ति में अग्रणी था। कुणिदों और अर्जुनयनों ने क्षेत्रीय प्रतिरोध के अंदर भाग लिया। इस गठबंधन से गणराज्यीय स्वतंत्रता है वो बनी रही। तो कुषाणों के उत्तर पश्चिमी भारत में फैलाव को रोकने में गणराज्यों की एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आपको ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका उत्तर मैंने दे दिया कि धृतराष्ट्र को जो कुरुक्षेत्र युद्ध का पूरा वर्णन है वो किसने सुनाया था, किसने बताया था? तो वो थे संजय। आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है वो है कि महाभारत जो युद्ध है, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? दिन बताने हैं, कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।